Hello, friends. Welcome to the YouTube channel of Prince Civil Services. Myself, Anirudh Singh Kavya. And today we are going to continue with our series of previous year questions asked by the Rajasthan Public Service Commission in the RS examination. राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जो पॉलिटी सब्जेक्ट संबंधित जो प्रश्न हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उसकी हम एक सीरीज पे डिस्कस कर रहे थे। तो पार्ट 1 के अंदर हमने क्वेश्चंस कुछ कवर किए थे। पार्ट 2 के अंदर हम उसके आगे चर्चा करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के अंदर आए थे। और अभी हम जिस पेपर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो RS 2021 जो कि अक्टूबर 2021 के अंदर कंडक्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं सीरीज के अंदर। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि संविधान संशोधन के बारे में पूछा जा रहा सवाल। आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे क्वेश्चन के अंदर। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, डीलिंग विद द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सवाल पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कि संविधान के इंटरप्रिटेशन से संबंधित निर्णय लेती है, संविधान की व्याख्या संबंधित जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच करती है जो 5 या 5 से ज्यादा जजेस से मिलकर बनती है। सवाल ये पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसने कौन से संविधान संशोधन को डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि असंवैधानिक करार दिया था। वो कौन सा संविधान संशोधन था जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से रिलेटेड था और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। दैट इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शंस आर 98, 97, 99 तो 100। कौन सा 98 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 99 था, 7 था या 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रेंड्स 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। भारतीय संविधान का 99वां संशोधन जो कि 2014 में हुआ था। दो 2014 में 99वां संविधान संशोधन भारतीय जो पार्लियामेंट हमारे देश की संसद उसने पारित किया था। क्यों पारित किया था? प्रेजेंट के अंदर जो हमारी 2014 से पहले भी, अब चूंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुका है तो प्रेजेंट में वही व्यवस्था है जो 2014 के पहले थी। तो 2014 से पहले जो व्यवस्था थी और अभी जो व्यवस्था है वो ये कि अभी वर्तमान के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट किया जाता है कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा। ठीक है, फॉर्मली प्रेसिडेंट के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है लेकिन उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो कॉलेजियम सिस्टम करता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जज मिलकर करते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जो जज हैं वो मिलकर 5 लोगों का एक कॉलेजियम सिस्टम होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस के अंदर चीफ जस्टिस और 2 सुप्रीम कोर्ट के जज आ जाते हैं और बाकी फिर जिस हाई कोर्ट में जज अपॉइंट करना है उसके चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन किया जाता है। तो मेन पॉइंट इज जो कॉलेजियम सिस्टम से जो अपॉइंटमेंट होती है हायर जुडिशरी के अंदर, दैट इज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों मिलकर हायर जुडिशरी कहलाते हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जो अपॉइंटमेंट होती है इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा उसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन लिटिल बिट डीपर। 2014 के अंदर जो 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पारित हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट, उससे कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करके क्या बनाया था उसकी जगह? एनजेएसी। ओके, एनजेएसी मींस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, प्रेजेंट डे के अंदर जो जुडिशरी में अपॉइंटमेंट होती है वो कॉलेजियम सिस्टम करता है। ठीक है, 2014 में यही व्यवस्था थी। इसी कॉलेजियम सिस्टम की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसको चेंज करने के लिए 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था और उसकी जगह क्या किया गया? एनजेएसी बनाया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अभी कॉलेजियम सिस्टम में सिर्फ जुडिशरी का पार्टिसिपेशन होता है, ओनली जुडिशरी ओनली। एनजेएसी में क्या किया गया? जुडिशरी प्लस एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों को शामिल किया गया जजेस की अपॉइंटमेंट में। क्या सिस्टम था? एनजेएसी के अंदर 6 मेंबर कमिटी थी एक। इट विल बी a 6 member कमीशन। सिक्स मेंबर कमीशन में कौन कौन है? फर्स्ट सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सेकंड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
Third is also judge of the Supreme Court. Fourth is law minister. Fifth and sixth, these both are eminent jurist. Okay. एनजेसी वाज बेसिकली 6 मेंबर कमिटी जो कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करके 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो पारित किया गया था उसके द्वारा कॉलेजियम को हटा के एक एनजेसी बनाया गया था। उस एनजेसी के अंदर 6 लोग की कमिटी थी वो, जिसके अंदर सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सीजीआई, और 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे। ठीक है, यानी कि 3 लोग जुडिशरी से थे, लॉ मिनिस्टर दैट इज एग्जीक्यूटिव से, और 2 एमिनेंट जूरिस्ट जो कि आप सिविल सोसाइटी मान सकते हो एक तरीके से। ठीक है, एमिनेंट जूरिस्ट मतलब जिनको कानून के अंदर लॉ की बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नॉलेज हो, मतलब डेकेड्स काफी डेकेड्स से वो प्रैक्टिस कर रहे हो लॉ के अंदर, स्टडी कर रहे हो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उनको कहा जाएगा एमिनेंट जूरिस्ट। ठीक है, विधि वेत्ता उसको हम हिंदी में कहते हैं। तो इन 6 मेंबर की कमिटी को लेकर एनजेसी बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जब मामला जो कानून पारित किया गया पार्लियामेंट में, संविधान संशोधन हो गया 2014 के अंदर, तो 2014 में संविधान संशोधन के बाद 2014 में कानून पारित हुआ, 2015 में प्रेसिडेंट का एसेंट मिला, यानी कि कानून जो था वो पास हुआ पार्लियामेंट के अंदर, 2015 में उसको एसेंट मिला। 2015 के अक्टूबर में इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनडिक्लेयर कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। द पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो 99वें संविधान संशोधन पारित किया गया है, ये संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, संविधान का जो मूल ढांचा है, उसका उल्लंघन करता है, उसको वायलेट करता है। 1973 का जो केशवानंद भारती जजमेंट था, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ सेंस दैट इफ इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पार्लियामेंट को ऐसा कानून पारित करती है, ऐसा संविधान संशोधन करती है जो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करता है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। संविधान की जो स्वतंत्रता है, सॉरी, जुडिशरी की, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, वो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। और एनजेसी जो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, संविधान के मूल ढांचे के जो इंडिपेंडेंस जुडिशरी, उसका उल्लंघन कर रहा है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कम कर रहा है। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम कर रहा है, क्योंकि उसमें एग्जीक्यूटिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या आपके जो एमिनेंट जूरिस्ट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि वो अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के पास रहनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। तो उस आधार पे कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन आधार पे सुप्रीम कोर्ट 2015 में क्या किया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। I hope you are right. I hope you got it. 99 Constitution Amendment was declared unconstitutional by the Supreme Court in 2015. Constitution Amendment Act 2014 में पारित हुआ था, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कब डिक्लेयर किया गया था, 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यूटी ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इट इज क्वेश्चन इज अबाउट कैग, इज not merely to ensure the legality of the expenditure but also its propriety. दो वर्ड्स है, legality of the expenditure but also its propriety। यानी कि कैग आर्टिकल, सबसे पहले कैग के बारे में जानते हैं, आर्टिकल 148 के तहत कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की स्थापना की गई है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एंड द पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कि जो भी इनकम हो रही है, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसमें कोई मिसमैच तो नहीं है, उसमें कोई करप्शन तो नहीं हुआ है। ठीक है, एक्सपेंडिचर की जो विजडम है उसकी जो ऑडिट करना है, वो कैग का काम है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लीगलिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर, कि जिसके जो एक्सपेंडिचर कर रहा है उसके पास एक्सपेंडिचर करने की अथॉरिटी है या नहीं है। ठीक है, एक्सपेंडिचर सही तरीके से किया गया या नहीं किया गया, जो इनकम हो रही है उसमें कोई मिसमैच तो नहीं है इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर। ठीक है, तो वो क्या गया, लीगलिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर, तो वो कैग का मुख्य काम है। उसके अलावा कैग बट ऑल्सो इट्स प्रोप्राइटी, यानी कि सिर्फ ये नहीं देखेगा कि एक्सपेंडिचर सही हुआ है या नहीं हुआ है, कि सब इनकम के हिसाब से एक्सपेंडिचर हुआ है, जिसने किया है उसने सही तरीके से किया है। नो, प्रोप्राइटी का मतलब है कि कैग एक कदम आगे जाके ये भी देखेगा कि कहीं जो एक्सपेंडिचर किया गया है, उस एक्सपेंडिचर से कहीं वेस्टेज ऑफ मनी तो नहीं हुआ है। ठीक है, कहीं उसके अंदर इकोनॉमिकल जो कॉस्ट थी वो ज्यादा तो नहीं पे की गई। ठीक है, कहीं जानबूझ के अंदर उसके अंदर करप्शन तो नहीं किया गया, कहीं जो एक्सचेकर है उसको कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। ठीक है, जो उसके पीछे जो पॉलिसी थी,
जिस पॉलिसी को फॉलो करके एक्सपेंडिचर किया गया, कहीं वो पॉलिसी तो कहीं गलत नहीं थी कि उसमें कहीं शॉर्टकमिंग तो नहीं थी, तो उसको क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी ऑडिट। सिर्फ ये देखना काम नहीं है कि सब इनकम के हिसाब से एक्सपेंडिचर हुआ एंड ऑल दैट, वो ये भी देखेगा कि एक्सपेंडिचर जो किया गया वो सही किया गया या नहीं किया गया, उसमें कोई गलत पॉलिसी तो नहीं अपनाई गई, ठीक है, उसमें कोई जानबूझ के करप्शन तो नहीं किया गया, ठीक है। ये सब चीजें देखने में काम भी किसका है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है असर्शन है, ए और आर, असर्शन रीजन, ड्यूटी ऑफ द कैग इज टू इंश्योर द लीगलिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर बट आल्सो इट्स प्रोप्राइटी। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ही हैज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब रीजन पूछ रहा है, रीजन मींस कि ऊपर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, नीचे एक रीजन दिया जाएगा, तो अब आपको आंसर में बताना है कि दिस रीजन हैज एनी कनेक्शन विद द असर्शन इज और नॉट, ठीक है। तो असर्शन रीजन क्या है? ही हैज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। करेक्ट। पार्लियामेंट जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो लॉज पारित करती है, जो लॉज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीजें दी गई हैं, पार्लियामेंट ने जो कानून पारित किए हैं, उसको अपहोल्ड करने की जिम्मेदारी किसकी है? कैग की, ठीक है। तो रीजन इज रीजन डायरेक्टली कनेक्टेड टू द असर्शन। तो ऑप्शंस आर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, नो, ए इज आल्सो ट्रू, both A and R are true, yes, it is also true and it is also true, and R is the correct explanation of the E। क्या रीजन जो है वो असर्शन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, why CAG is not just auditing the expenditure but also the propriety, because of this reason ये है। R is the correct explanation of the A, the correct answer will be 2, both A is true and R, these two options will be incorrect। Okay, let's move forward। It's a factual question. Which of the following chief ministers of Rajasthan have not been the member of the Lok Sabha? राजस्थान के कौन से ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, 1952 में जब हमारा प्रथम चुनाव हुआ था तब से लेके अभी 2021 तक जब पेपर हुआ था उस तक, तब की बात हो रही है। Which of the following chief ministers of Rajasthan have not been the member of लोक सभा, यानी कि लोकसभा के मेंबर नहीं रहे हैं, इनमें से कौन से मुख्यमंत्री? चार ऑप्शंस दिए गए, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल और बरकतुल्ला खान। The correct answer is factual question, only A, B and D. That means हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत एंड बरकतुल्ला खान, ये तीनों लोग लोकसभा के मेंबर नहीं रहे। टीकाराम पालीवाल लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं। टीकाराम पालीवाल इज बेसिकली द फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट इलेक्टेड सीएम ऑफ राजस्थान, ठीक है। भैरों सिंह शेखावत 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, हरिदेव जोशी भी 3 बार रह चुके हैं, बरकतुल्ला खान 1 बार रह चुके हैं। ना ओनली मुस्लिम चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, राजस्थान में सिर्फ 1 बार कोई मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बना है, दैट इज बरकतुल्ला खान इन 1971, ठीक है। हरिदेव जोशी 3 बार रह चुके हैं, 1972-3 के आसपास रहते, फिर 1985 में और फिर 1989 के अंदर। भैरों सिंह शेखावत भी 1977 से 80 तक रहे थे, फिर 1990 में रहे, फिर 1992-3 के अंदर ये चीफ मिनिस्टर थे। बाद में हमारे 2002 के अंदर भारत के उपराष्ट्रपति भी बने थे। तो ये इन 4 जो चीफ मिनिस्टर राजस्थान के रह चुके हैं उनमें से सवाल पूछ रहा है कौन सा चीफ मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर नहीं था। तो हरिदेव जोशी नहीं थे, भैरों सिंह शेखावत कभी लोकसभा के मेंबर नहीं रहे और बरकतुल्ला खान कभी लोकसभा के मेंबर नहीं रहे, ठीक है। टीकाराम पालीवाल लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेड, यानी कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक कोटेशन है और ये बात सवाल पूछा जा रहा है कि कोटेशन किसने कही थी। द स्टेटमेंट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक ए मशीन इज ए लाइफलेस थिंग, यानी कि संविधान एक मशीन की तरह लाइफलेस होता है, उसके अंदर कुछ जीवन नहीं होता। इट एक्वायर्स लाइफ बिकॉज ऑफ द मैन हु कंट्रोल इट, इसके अंदर जीवन उन लोगों के द्वारा आता है जो इसको नियंत्रित करते हैं, ठीक है। एंड इंडिया नीड्स टुडे नथिंग मोर देन a set of honest men who will have the interest of the country before them, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक लाइफलेस थिंग होती है, जैसे कि मशीन एक लाइफलेस थिंग है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जिंदगी आती है वो उन लोगों के द्वारा आती है जो उसको कंट्रोल करते हैं। और आज की तारीख में जब संविधान बनाया जा रहा था, संविधान जो सभा है उसमें जो स्टेटमेंट दिया गया था, संविधान सभा के जो सदस्य थे उनमें उनके द्वारा, तो आज देश को उन लोगों की जरूरत है जो अपने खुद के हित से पहले देश का हित रख सके, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से किसने दिया है? इज इट राजेंद्र प्रसाद, इज इट जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी? करेक्ट, इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद ने स्टेटमेंट दिया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द पार्ट 3 ऑफ आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।